सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। 18 से 44 एज ग्रुप वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। नए बदलावों से 18 से 44 साल तक के ग्रुप के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। नए नियमों के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही दी जाएगी। इसके लिए केंद्र से राज्यों को अधिसूचना जारी हो रही है। स्लॉट बुक कराने में छूट देने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऐप के जरिए बुकिंग कराने में दिक्कत आ रही थी। वहीं शहरी इलाकों में कई लोग स्लॉट बुक करने के बावजूद पहुंच नहीं रहे थे। मध्य प्रदेश में बच्चों के बीच फैला कोरोना। सागर जिले में 302 बच्चे पॉजिटिव, 4 बच्चों की मौत से सनसनी। भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सागर में बच्चों में कोरोना विस्फोट की खबर से हड़कंप मच गया है। सागर के इसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा बच्चों का इलाज हुआ है। दुर्भाग्य से 4 बच्चों की जान भी गई है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से बीमार 15 बच्चों को अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है। 20 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई है और इसमें से सबसे छोटा एक 9 माह का बच्चा भी था। ऐसे ही एक 15 दिवस का बच्चा भी हमारे पास आज ही आया था, जिसको अभी भोपाल रेफर कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आ रहे बच्चों में प्रारंभिक लक्षण उल्टी दस्त के हैं, जिसे पीलिया बताया जा रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते में संक्रमण में तेजी आई है। बच्चों में कोरोना के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में कोरोना संक्रमण से 600 से ज्यादा बच्चे बीमार। बच्चों में कोरोना विस्फोट से प्रशासन में मचा हड़कंप। भरतपुर जिले में ये बच्चों की वार्ड है। ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि इस जिले में बच्चों के कोरोना के मामले तेजी से फैले हैं। पूरे जिले में 18 साल से कम उम्र के करीब 612 बच्चों में कोरोना संक्रमण रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन सभी मामलों में बच्चे घर पर ही आइसोलेट हैं, लेकिन संख्या ज्यादा होने से बच्चों के अस्पतालों में तैयारियां तेज हैं। 1 मई से और 22 मई तक का जो हमारे पास भी आंकड़ा है, उसमें 612 18 साल से कम उम्र के बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके संदर्भ में हमारे जनरल हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उसमें सारी तैयारियां चल रही हैं। ऑक्सीजन पॉइंट बढ़ाए जा रहे हैं। डॉक्टर और एक्सपर्ट पहले ही चेता चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा, लेकिन मौजूदा दूसरी लहर में भी बच्चों के संक्रमण के बहुत से मामले सामने आए हैं। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है, क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा। बिहार के गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना। भोजपुर जिले के एक गांव में कोरोना की दूसरी लहर ने 125 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। बिहार के भोजपुर जिले के इस गांव में जैसे हर घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ कई घरों में तो एक ही घर से कई अर्थियां उठी है और सबकी वजह है कोरोना। भोजपुर के कुल्हड़िया गांव में पिछले 2 दिनों में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 महीने में यहाँ 125 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हैरानी यह है कि कई घरों में मौत हुई, यहाँ कोरोना टेस्ट तक नहीं कराया गया था। टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों का तबीयत पहले से ही खराब था। लगभग महीने दिन से तबीयत, महीना 2 महीने से तबीयत उन लोगों का खराब था। इसीलिए जाँच नहीं, जाँच नहीं हो पाया था। नहीं, जाँच कोई गाँव में जाँच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी जाँच केंद्र नहीं बनाया गया है, कहीं जाँच नहीं हो रहा है। टीका ऊपर, हाँ टीका केंद्र कुछ 1-2 जगह पे है, वहाँ टीका पड़ रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में शहरों के साथ गांव में वायरस का कहर बरपा है। गांव को लेकर हालात ज्यादा चिंताजनक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ टेस्ट की रफ्तार भी बेहद धीमी है। शामली के एक गांव में रोज हो रही है एक शख्स की मौत। बीते 60 दिनों में 60 लोगों की मौत से इलाके में है दहशत। गांव की गलियों में सन्नाटा है, कोई भी गांव वाला घर के बाहर नहीं दिख रहा। तस्वीरें पश्चिमी यूपी के शामली जिले के सिलावर गांव की हैं।
गांव वालों के मुताबिक 20 साल से 60 साल तक के बुजुर्ग की गांव में मौत हो रही है। प्रशासन की मदद से प्रधान ने गांव में सैनिटाइजेशन भी कराया, लेकिन मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। जो लोग चले गए अब उनकी निशानी तस्वीरों में सिमट चुकी है। परिवार वाले उन तस्वीरों के सहारे ही जी रहे हैं। छोटी सी बच्ची अपने पिता की तस्वीर लिए है। बच्ची की मां सविता बताती हैं कि उनके पति की कोरोना से मौत हुई। वे चाउमीन पे करे थे जी काम तो घर में कौन था कमाने वाला? वही एक बंदे बस थे? नहीं जी वही थे कमाने वाले तो और नहीं। तो जिस तरीके से चल रहा है आपका घर जी कैसे दिन चल रहा है तो जो रही नहीं रहे। ये करने वालने वाला कोई और है? नहीं जी कोई नहीं है जी करने वाला। यूपी के कई गांव ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग नहीं होने से और समय पर इलाज नहीं मिलने से लोगों की मौत हुई है। अब धीरे धीरे गांवों से ऐसी खबरें बाहर आना शुरू हुई हैं। अगर प्रशासन समय से चेत जाता तो शायद ऐसी दिल दहलाने वाली खबरें न आती। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार ने तेज की तैयारी। वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला। जिनके घर में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले लगेगी वैक्सीन। तीसरी लहर की आहट के बीच यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने को कहा है। इसके तहत जिन घरों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावक और बच्चे दोनों सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी देश में वैक्सीन नहीं बनी है। अगर 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 9,42,000 लोगों को वैक्सीन लग गई। देश में ये आंकड़ा 19 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा है वैक्सीन का संकट। 18 प्लस के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। केजरीवाल सरकार बोली विदेशी कंपनियां राज्यों को नहीं बेच रही हैं वैक्सीन, केंद्र दे मंजूरी। फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं कि आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट करे। दिल्ली में युद्ध स्तर पर टीकाकरण का प्लान था, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वैक्सीन सेंटर ऐसे ही बंद पड़े हैं। इन हालातों में सीएम केंद्र से मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले ये केंद्र की बदइंतजामी का नतीजा है। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। वैक्सीन कहाँ गई? मैं कई बार कह चुका हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी है। ऐसे में राज्य सरकारें विदेशी कंपनियों से सीधा वैक्सीन खरीदना चाहती हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशी कंपनियां केंद्र में मोदी सरकार से ही डील करती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई में आज से अगले 2 दिनों तक मुंबई के 239 वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉक इन वैक्सीन के लिए बीएमसी द्वारा निर्देश दिया गया है। 18 साल से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, पर जो लोग 45 साल से अधिक आयु वर्ग के हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं। बीकेसी का वैक्सीनेशन सेंटर लगभग खाली नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है और जो लोग लगवाने आ रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है पंडित राम शोक तिवारी।
तिवारी जी, आप आए वैक्सीन लगवाने के लिए, पहली डोज है दूसरी डोज है? ये हमारा सेकंड डोज है। पहला डोज लगवाने आए थे तो बोले मोबाइल पर मैसेज आएगा, तो अभी तक हमने इंतजार किया, मैसेज नहीं आया। तो आज हमने खुद चल करके यहाँ तक आया, तो यहाँ तो बोलते हैं अभी 3 महीने के बाद वैक्सीन आपको मिलेगा। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँच रहे हैं उन्हें इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को निराशा हाथ लग रही है, खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यूपी के सोनभद्र जिले में डीएम की रणनीति से कोरोना मरीजों की रफ्तार में आई कमी। गांव-गांव जाकर की जा रही है टेस्टिंग, जिसकी वजह से 4 दिन में एक भी मौत की खबर नहीं आई है। गांव की गलियों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर टेस्टिंग कर रही है। ये तस्वीरें यूपी के सोनभद्र जिले की हैं। कोरोना ने जिले में कहर ढाना शुरू किया तो जिले के डीएम ने देर से ही सही लेकिन बनाई कारगर रणनीति। अनुरोध है कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रांति न रखें, सब लोगों ने लगवाई है और कोई ऐसा इशू नहीं आया है। तो वैक्सीनेशन सब लोग आगे बढ़ के इसमें प्रतिभाग करें। जिले में कुल 629 पंचायतें हैं और हर पंचायत में सैनिटाइजेशन से लेकर इस तरह से टेस्टिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले लोगों को गांव के बाहर बनाए गए केंद्रों में रखा जा रहा है। सोनभद्र जिले में 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 1,000 से कम है। जिले में अब तक कुल 134 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लगातार टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की वजह से कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस के लक्षण ब्लैक फंगस की तरह ही होते हैं, मसलन नाक बहना, सिरदर्द आदि। लेकिन ये येलो फंगस बाकी दोनों फंगस संक्रमण की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच जब ब्लैक और व्हाइट फंगस एक महामारी की तरह फैल रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक नए फंगस की खबर ने चौंका दिया है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में येलो फंगस यानी पीली फंगस का केस रिपोर्ट होने का दावा किया गया है। येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। ब्लैक और व्हाइट फंगस की बीमारी के बीच अब गाजियाबाद में येलो फंगस का केस भी सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के कहर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा। अमेरिकी कंपनियों से कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूले पर हो सकती है बात। अमेरिका के मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। आज से 5 दिनों के विदेशी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री 28 मई तक अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना, फाइजर के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन के अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत की कोशिश है कि ये कंपनियां अपना फॉर्मूला भारत के साथ साझा करें और भारत में वैक्सीन बनाएं। ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे देश के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पहला दौरा है। माना जा रहा है कि इस दौरे का आने वाले समय में भारत अमेरिकी संबंधों पर बेहतर असर पड़ेगा। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी मीडिया में नया खुलासा। चीन में कोरोना फैलने से पहले बीमार हुए थे वुहान लैब के कर्मचारी, इलाज के लिए मांगी थी मदद। भारत के साथ दुनिया भर में कोरोना कहर बनकर टूटा हुआ है। अब भी सवाल बना हुआ है कि कोरोना प्राकृतिक वायरस है या फिर इसे लैब में तैयार किया गया है। इस सवाल में दुनिया उलझी हुई है और इसी बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि 2019 में जब कोरोना चीन में नहीं फैला था, तब वुहान लैब में काम कर रहे 3 रिसर्चर बीमार हुए थे। वुहान ही वो जगह है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज मिले थे। दुनिया के दबाव के बाद WHO की टीम ने पिछले साल चीन जाकर जांच की थी, लेकिन वायरस को लैब में बनाए जाने के आरोप को गलत माना था। अमेरिकी अखबार में खुफिया रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब कोरोना को लेकर WHO की बड़ी बैठक आज से जेनेवा में शुरू होने जा रही है, जिसमें कोरोना की रोकथाम पर चर्चा होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर दिया अपना विवादित बयान वापस लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर रामदेव को कहा था, आपका बयान है दुर्भाग्यपूर्ण। रामदेव ने अपने विवादित बयान के बारे में ट्विटर पर लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। एलोपैथी से इलाज पर मेरे बयान से खड़े विवाद पर खेद जताते हुए मैं अपना बयान वापस लेता हूं। दरअसल योग गुरु रामदेव का एक बयान वायरल था जिसमें वो एलोपैथिक मेडिसिन पर सवाल उठाते दिख रहे थे, जिसके बाद
देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखकर पूरे बयान पर आपत्ति जताई थी। अब विवाद के बाद रामदेव के सुर बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी योग गुरु बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा था और उनके खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति विवादों से घिर गई है। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की भाई की इस पद पर नियुक्ति हुई है। यूपी में सिद्धार्थनगर जिले की ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें योगी सरकार के मंत्री के भाई की ईडब्ल्यूएस कोटे से नियुक्ति हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर दिलवाई है नौकरी। हालांकि मंत्री सतीश द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर उनके भाई की नियुक्ति गलत है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाए। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। श्री अरुण कुमार ने जो आवेदन किया है उसमें जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उस आवेदन पत्र में है। मैं फिर दोहरा दूं, उस आवेदन से लेकर और कल तक मंत्री जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी ढंग से न तो मुझे कोई संकेत दिया न कोई सिफारिश की। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी किया था उसके दूसरे विज्ञापन में ये पद था ही नहीं। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कथित टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से आज पूछताछ की। विरोध में रमन सिंह ने थाने के बाहर धरना दिया। टूलकिट केस में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी मामले में आज छत्तीसगढ़ में बड़ी सियासी हलचल हुई। सुबह पूर्व सीएम रमन सिंह सीधे थाने के बाहर पहुंच गए, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रमन सिंह ने यहां काफी देर तक धरना प्रदर्शन किया। बाद में केस की जांच करने वाली पुलिस की टीम रमन सिंह के घर पहुंच गई, जिसके बाद रमन सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और इस देश को बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस के माध्यम से टूलकिट के द्वारा सुनियोजित तरीके से की जा रही है, उसका पर्दाफाश जब होता है तो कांग्रेस की बौखलाहट कैसे होती है ये देखने को मिला। एक हफ्ता पहले रमन सिंह और संबित पात्रा सहित बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई थी और इसी के तहत रमन सिंह से पूछताछ भी हुई है। आरोप ये है कि कथित टूलकिट के बहाने कांग्रेस को बदनाम करने और देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। चक्रवाती तूफान यास से पहले की जा रही है हर संभव तैयारी उससे निपटने के लिए। एक और नौसेना तो वहीं दूसरी ओर वायुसेना लगभग हर फोर्स है तैयार। 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है इस तूफान से खतरा। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वापस बंदरगाह लौट जाएं। समंदर से मछुआरों को वापस जाने को कहा जा रहा है। आसमान से ही समंदर में निगरानी रखी जा रही है। ये यास तूफान से निपटने की तैयारी है। बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात की आशंका से राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना, वायुसेना और थल सेना भी पूरी तरह से सतर्क हैं। कोस्ट गार्ड के 16 जहाज और 3 एयरक्राफ्ट यास तूफान से निपटने के लिए समंदर में तैनात किए गए हैं। नौसेना की विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय ने 4 युद्धपोतों को स्टैंड बाय पर रखा है। बंगाल और उड़ीसा में नौसेना ने 8 डाइविंग टीम अभी से तैनात कर दी है। एनडीआरएफ ने 85 टीमों की तैनाती की है। इनमें 32 बंगाल और 28 उड़ीसा में है। एयरफोर्स का एक C-17 ग्लोब मास्टर, एक IL-76, 3 C-130 हर्क्यूलिस भी तैनात किए गए हैं। 4 AN-32 और 2 डॉर्नियर मालवाहक विमान। वहीं दूसरी ओर Mi-17 के करीब 1 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और कोस्ट गार्ड की है पूरी तैयारी।
हर स्थिति से निपटने के लिए। पश्चिमी तट के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर भी चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ है मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सर, यास जो चक्रवात है उसकी अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर है वो और इसकी इंटेंसिटी क्या है, अगर आप बता पाएँ दर्शकों को। जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है, एक अवपात या डिप्रेशन ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर केंद्रीभूत है और ये लगभग बालासोर और दीघा से 700 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे 24 घंटे के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल एक चक्रवात के रूप में यहाँ रहेगा और इसके बाद फिर भी नॉर्थ ईस्ट दिशा पे गति करके भीषण चक्रवात होगा और अति भीषण चक्रवात होगा 25 तारीख को। और इस साइक्लोन की वजह से जो स्ट्रक्चरल डैमेज तो होने वाला है जो हम बोल रहे हैं, इसके साथ साथ जो बारिश होगा वो 25 तारीख शाम को शुरू होगा ये तटीय इलाका में और धीरे धीरे बढ़ेगा। 26 तारीख को सबसे ज़्यादा बारिश होगा गंजेटिक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा में। भारी से अति भारी वर्षा होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। साइक्लोन यास के लिए एक और जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तैयारियां पूरी हैं, तो वहीं मौसम ने भी अब आगाज दे दिया है। साइक्लोन यास ने एक और जहां दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश और ये तेज हवाएं बता रही हैं कि बालेश्वर इलाके में जहां लैंडफॉल होने की संभावना है, वहां पर किस तरह का इस समय मौसम हो रखा है। दूर दराज तक अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ हो रही बारिश। तटीय इलाका है ये उत्तर उड़ीसा का, जहां पर बारिश कई बार हुई है, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है ये साइक्लोन यास का आगाज है। जिस तरह से पिछली बार तबाही हुई थी उससे शिक्षा लेते हुए अब राज्य सरकार ने, दोनों सरकारों ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले नहीं लिए गए थे लेकिन इस बार लिए जा रहे हैं। जैसे लोगों को सचेत करना, पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल सप्लाईज को दुरुस्त रखना, जो इस बार बड़ी चुनौती होगा। हत्या केस में गिरफ्तार ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस का नया खुलासा। पुलिस से बचने के लिए किया था इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल। पीले कपड़े से मुंह ढके ये पहलवान सुशील कुमार हैं। हत्या केस में कई दिन फरार रहने के बाद सुशील कुमार अब पुलिस पूछताछ में कई राज खोल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद से सुशील कुमार ने 15 सिम इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कई बार उसके करीब पहुंची तो उसने इंटरनेट से फोन करना शुरू कर दिया। पुलिस से भागते भागते पैसे खत्म हुए तो दिल्ली आया था सुशील कुमार। दिल्ली के मुंडका से ही पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया। सुशील कुमार और उनके साथियों पर एक जूनियर पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। छत्रसाल स्टेडियम में प्रॉपर्टी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें बाद में एक पहलवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकर को धमकी, कहा जब पद छोड़ेंगे तो भेजेंगे जेल। राज्यपाल ने भी दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और राज्यपाल के बीच जुबानी जंग अब जेल भेजने की धमकी तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि जैसे ही राज्यपाल जगदीप धनकर पद छोड़ेंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। मैं अपील करता हूं कि बंगाल की जनता उनके खिलाफ खूब एफआईआर दर्ज कराए। যেদিন ও রাজ্যপাল থাকবে না তখন ওই কেসটা স্টার্ট করা যাবে আবার। আমি তো সবাইকে অনুরোধ করব, সারা বাংলার মানুষকে আমি অনুরোধ করব, যেভাবে রাজ্যপাল গভর্নর যেভাবে প্ররোচনা করেছে, আপনারা সবাই মিলে থানায় একটা করে ডায়েরি করে রাখুন। আমি জানি এখনই কেস স্টার্ট হবে না সংবিধানে, কিন্তু যেদিনকে রাজ্যপাল থাকবে না তখন কিন্তু কেসটা স্টার্ট করা যাবে। इसके जवाब में राज्यपाल जगदीप धनकर बोले, एक सांसद का ऐसा बयान, मैं हैरान हूँ, बंगाल की जनता ही जवाब देगी। गौरतलब है कि नारदा केस में अपने मंत्रियों और नेताओं के गिरफ्तारी से ममता बनर्जी की पार्टी केंद्र और राज्यपाल से भिड़ी हुई है। राज्यपाल ने ही ममता के मंत्रियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। एएमयू के विवादित छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा भड़का, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जेल भेजने की मांग की। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ लक्ष्मी नगर थाने में केस दर्ज किया। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। अब अयोध्या के साधु संतों ने भी शर्जील को गिरफ्तार करने की मांग की है। बेहद दुखद है, शर्जील उस्मानी की इस तरह की तमाम हरकतें पहले भी आ चुकी हैं
और मुझे इस बात से दुख है कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। शर्जील ने सोशल मीडिया पर भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्जील उस्मानी आजमगढ़ का रहने वाला है और अपनी कारगुजारियों के चलते विवादों में रहता है। पिछले साल उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा।